एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिज़िक्स की थर्ड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, अगर हम कोई भी जो कंडक्टर बॉडी है एंड वो किसी भी शेप की हो सकती है कंडक्टर बॉडी, अगर हम उसे कोई भी अमाउंट का, एक क्यू अमाउंट का अगर उस पर हम चार्ज रखते हैं तो वो उसके सरफेस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो पहले ये एक डेफिनेशन है, व्हेन सम चार्जेस आर सप्लाइड, अगर हम किसी भी बॉडी को या फिर कोई कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं आर अप्लाई टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर को हम सप्लाई करते हैं या फिर एक आइसोलेटेड कंडक्टर को हम देते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो चीज़ होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को अपनी बॉडी के थ्रू पास करने दे। और आइसोलेटेड का मतलब एक अकेला कंडक्टर जिसके आसपास कोई और पार्टिकल नहीं हो, कोई और बॉडी नहीं हो, कोई और सिस्टम नहीं हो जो उसके साथ छेड़खानी कर सके। तो जब हम when some charges are supplied to an isolated conductor, it is distributed to the outer surface of the body. तो जो चार्जेस होते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस मतलब मान लीजिए कि कोई एक सॉलिड भी बॉडी है तो उसके आउटर सरफेस पे, बिल्कुल बाहर वाले सरफेस पे, आर सप्लाई टू द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी इन सच अ वे, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इन सच अ वे दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि जो भी लिक्विड होता है या फिर इस दुनिया में जो भी चीज़ हैं उनकी एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कौन सी होती है डेंसिटी? ये एक तरह से मास डेंसिटी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। कि अगर कोई बॉडी है तो उसके मास को, मास मतलब कि उसके अंदर कंटेंट कितना है, अगर उसके मास को हम उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो डेंसिटी आ जाती है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज की डेंसिटी होती है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके हिसाब से, उस बॉडी के हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई बॉडी है और उसके 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, उसके 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, तो उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आप देख रहे होंगे, स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे ये एरिया का यूनिट होता है और कूलाम क्या होता है? चार्ज होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई कि किसी भी बॉडी पे अगर मान लो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है और उस बॉडी का जो मास है, उस बॉडी का जो एरिया है वो y है, तो जब हमें उस बॉडी की, हमें ये पता करना है कि उसके एक यूनिट में, उसके एक यूनिट मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, तो उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जो ये हम जब किसी भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मान लीजिए कि एक अमाउंट है A और दूसरी अमाउंट है B, अगर मान लो ये एक दूसरे की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, अगर B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, है ना? और अगर A घटेगा तो B भी घटेगा, और अगर B घटेगा तो A भी घटेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम बढ़ रही है तो पहली वाली भी बढ़ रही है। अगर उनमें से कोई एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी वाली क्या हो रही है? वो भी कम हो रही है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कि जो A है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये ऐसे करके नीचे हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर B बढ़ रहा है तो A जो होगा वो कम होगा, और अगर B घट रहा है तो A जो होगा वो बढ़ेगा। मतलब उल्टा हो गया, A बढ़ा B घटा, B बढ़ा A घटा। तो ये एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। प्रोपोर्शनल मतलब कि कोई दो चीज़ें हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर हम एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ या फिर पहली वाली चीज़ जो है वो किस तरह से बदल रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, अगर दूसरी को कम करेंगे तो पहली वाली भी कम होगी। लेकिन अगर मान लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली और कम हो जाएगी, और अगर हम दूसरी वाली को बढ़ाएंगे तो पहली वाली कम हो जाएगी। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जब हम किसी भी आपके मेटल कंडक्टर पे, अच्छा ये कौन सा ही कंडक्टर है? मेटल कंडक्टर। तो अगर हम किसी भी मेटल कंडक्टर पे कोई चार्ज देते हैं
तो वो उसके आउटर सरफेस में ऐसे होता है कि उसके बॉडी का जो रेडियस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका मतलब क्या, अब मान लीजिए कि ये एक आपकी बॉडी है, ये क्या है आपका एक कंडक्टर है। ये बहुत आर्बिट्री शेप है, मतलब आर्बिट्री का मतलब होता है कि कोई फिक्स शेप नहीं है। हम मतलब एक फिजिक्स में जब हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है तो हम ये नहीं मान के चलते कि हर चीज़ स्फेयर होगी या फिर हर चीज़ सिलेंडर होगी या फिर हर चीज़ क्यूब होगी। नहीं, हम एक आर्बिट्री शेप लेते हैं, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी शेप ले सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको 2-3 रीजन मार्क करूँगा। एक रीजन है आपका ये, ओके, एक ही मैंने जैसे हल्का बनाया है। एक रीजन है ये, ओके, और एक रीजन है ये। तो देख रहे होंगे आप कि मैंने यहाँ पे 3 सर्कल बनाए हैं। इसका क्या है, ये रेडियस R1 है। इसका रेडियस अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये रेडियस R2 है। और अगर इस वाली साइड का रेडियस देखूं तो ये रेडियस R3 है। अब आप बताइए कि R1 सबसे छोटा है, सही, उससे बड़ा R2 है और उससे बड़ा R3 है, ओके। तो ये मैंने आपको जैसे बता दिया कि R1 सबसे छोटा, R2 सबसे उससे बड़ा और R3 सबसे बड़ा। तो जब हम चार्ज, अब क्या है कि मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया उसके स्क्वायर के। तो अगर मान लिया अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मान लो कि एग्जांपल के लिए R1 1 है, R2 2 है और R3 3 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तब भी क्या रिलेशन सेम ही तो है कि 1 छोटा, 4 उससे बड़ा, 9 सबसे बड़ा। तो अब जैसे मैंने बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, वो किस तरह से होगी। अगर मान लो इस एरिया की सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये ऐसे 1, इसकी है सिग्मा 2 और इसकी है सिग्मा 3। तो ये किस तरह से होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। R1 सबसे बड़ा, R2 उससे बड़ा, R1 सबसे छोटा, R2 उससे बड़ा, R3 सबसे बड़ा। तो इनकी जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, इनका स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब R3 सबसे बड़ा है तो उसकी सबसे कम होगी डेंसिटी, R2 बीच का है और R1 सबसे छोटा है तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने इस बॉडी को कोई एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो सबसे ज़्यादा चार्ज इस यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होगा। इसकी आउटर सरफेस है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होगी यहाँ पे और ऐसे करके चार्ज आ जाएगा। फिर अब जो ये वाला एरिया होगा इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह आपको दिख रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से झुंड बना हुआ है चार्जेस का। यहाँ पे हल्की हल्की दूरी दूरी है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूर दूर होंगे चार्जेस। यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, दूर दूर होंगे। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस सबसे बड़ा था। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपकी एक मैं कॉनिकल बॉडी लेता हूँ। कैसी बॉडी लेता हूँ, एक मैंने ली कॉनिकल बॉडी। ये कैसी बॉडी है आप देख रहे होंगे, ये कॉनिकल बॉडी है, ओके, हल्का सा कोन है। अगर मान लो मैंने इस बॉडी पे एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा। कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। फिर यहाँ पे चार्ज थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके एक्यूमुलेट होगा। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। तो जो तिकोनी साइड होगी वहाँ पे चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा और जो साइड क्या होगी वो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस वहाँ पे चार्ज कम आपको दिखेगा, ओके। तो ये हमने आज पढ़ लिया कि अगर हम किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर हम कोई अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं तो उसकी बॉडी पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब दूसरा आपका टॉपिक आता है चार्जिंग इंडक्शन, मतलब चार्ज इंडक्शन इन एटम्स एंड नॉन मेटल। अब मैंने जैसे आपको कल करके बताया था कि इंडक्शन में हम किसी भी नॉर्मल बॉडी के पास क्या लेकर आ रहे थे, कोई चार्ज बॉडी लेकर आ रहे थे तो उसकी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा था। ऐसा क्यों होता है देखिए, ये आपका एक क्या है, ये एक एटम है। आपने पढ़ा होगा कि 11वीं में पढ़ा होगा कि एटम्स में क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके ऑर्बिटल्स में होते हैं, मतलब सर्किल ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अब जाके और पता चला जब हमने और एक्सपेरिमेंट्स करे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्लाउड्स की तरह होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग देख नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मतलब बादल की तरह गुच्छा बना के इस तरह से होते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ओके। और ये बीच में जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है।
अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो पूरा का पूरा क्लाउड है, ये क्या है? ये नेगेटिव क्लाउड है। अब मान लो इसके पास में क्या लेकर आया? इसके पास में एक चार्ज लेकर आया, तो ये क्या करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को इस तरह से ओरिएंट कर लेगा। इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को, मान लो ऐसे करके क्लाउड था, तो उसने ऐसा कर दिया। क्या कर दिया उसने? इस तरह से कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नॉर्मल का एक तरह से था, और ये बीच में आपको अगर मैं बताऊं तो ये आपका एक तरह से न्यूक्लियस था। लेकिन अब ये जो मेरी फिंगर्स हैं, ये क्या थी? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड थी। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, तो ये क्या करेगा? ये इसे यूं करके एक्सटेंड कर देगा। क्या करेगा? इसे यूं करके खींच लेगा अपनी तरफ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसने इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, और उसके खींचने से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड यहाँ पे ज़्यादा हुआ ना, तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे एक तरह से हल्का सा, सॉरी, यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम एक तरह से डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। अच्छा, डाइपोल होता क्या है? अगर मान लो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अगर कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों की अमाउंट क्या है? दोनों की अमाउंट सेम है। अगर एक की चार्ज 1 कूलम है तो दूसरे का चार्ज -1 है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि एक का 1 और दूसरे का -1? एक का 1 कूलम मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, और -1 मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। तो जब डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, अगर हम उन्हें किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो वो एक तरह का डाइपोल बना लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह का डाइपोल है। अब ये क्या है? ये पोलराइजेशन ऑफ एटम है। ये क्या था ना? ये पूरा का पूरा ये एटम था। एटम के पास हम एक चार्ज लेकर आए तो वो इधर से ऐसे करके खिंच गया। ओके, अब मान लो अगर मैं इसके यहाँ पे नेगेटिव वाला लाता तो नेगेटिव वाला क्या खींचता? पॉजिटिव साइड खींचता। तो मतलब वो पॉजिटिव साइड इस साइड बन जाती और नेगेटिव साइड ऐसे रहती। तो मतलब एक तरह से मान लो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आता तो एक तरह से बस टिल्ट हो जाता, पॉजिटिव साइड आ जाता, नेगेटिव उस साइड चला जाता। अब एक दूसरा आता है कि अगर हम चार्ज बाय इंडक्शन को नॉन मेटल्स के केस में, अगर हम नॉन मेटल्स के केस में कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, उसमें क्या होता है कि ये आपकी एक नॉन मेटल की बॉडी है। एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या हो सकता है? इंसुलेटर भी हो सकता है। ओके, तो अगर मान लो ये एक नॉन मेटल की बॉडी है और इसमें आपकी बहुत सारे एटम्स हैं। ये क्या हैं? ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये एटम्स हैं, और जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये क्या है? ये एटम के, जैसे मैंने ऊपर बताया, ये आपके इलेक्ट्रॉन के क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये बीच में ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस होगा। तो जब मान लो मैं इसे पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊँगा तो ये जितने भी एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे ये खिंच गया था ना, यहाँ पे भी एटम्स एक तरह से खिंच जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर, पॉजिटिव चार्ज दूर, पॉजिटिव चार्ज दूर, सेम सब में सेम होगा। नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ खींच लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरह से था उसे यूं करके कर लेगा, चोंच बन जाएगी एक तरह से। अच्छा, ये चोंच कैसे बनेगी? ये चोंच ऐसे बनेगी कि जो ये पॉजिटिव है ना, ये इसके रेडियली होंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, थे तो ये सब नॉर्मल ही, लेकिन जब बना तो ऐसा नहीं था कि ये सब के सब एक तरह से ऐसे ऐसे करके बने। ऐसा नहीं था कि सब के सब ऐसे ऐसे करके बने, नहीं। कैसे बने कि इसका जो रेडियस रेडियली होगा, अगर मैं इससे रेडियस निकालूं तो वो इसकी साइड में होंगे, इसके एरो में होंगे। ये जो माइनस होगा ना, ये इसके रेडियली साइड में होगा। यहाँ पे भी देख लो ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ पे देख लो ऐसे करके जा रहा है। अगर कोई बीच में हो तो इसमें कैसे होगा कि वो ऐसे होगा। मान लो ये ऐसे करके गया और यूं करके बन रहे हैं। अगर यहाँ पे लाऊं तो वो ऐसे करके बनेंगे। कैसे करके? ऐसे करके बनेंगे। यहाँ पे लेकर आऊँ तो वो भी ऐसे करके बनेंगे वो, और नीचे देखोगे तो वो ऐसे करके बनेंगे। ओके, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है वो खिंच जाता है, मतलब चोंच बना लेता है किसकी तरफ? किसी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये होता है पोलराइजेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, पोलराइजेशन क्या होता है? अगर मान लो मैंने एक न्यूट्रल एटम लिया, ओके, न्यूट्रल एटम, जैसे मैंने इस वाले केस में लिया है, ये न्यूट्रल एटम था ना पहले तो ये न्यूट्रल एटम था। इसमें ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों थे, लेकिन दोनों की अमाउंट सेम थी। तो अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम को उसमें चार्ज क्रिएट कर दूं, क्या कर दूं मैं? किसी तरह से चार्ज, या फिर एक तरह से डाइपोल क्रिएट कर दूं। क्या कर दूं? डाइपोल क्रिएट कर दूं, क्रिएट कर दिया जाए। अगर डाइपोल क्रिएट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं।
उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, तो अब यही मेन टॉपिक, यही एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको पढ़ना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्जेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से पढ़ने से पहले हम एक थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि चार्ज जो होता है उसे हम क्यू से डोनेट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कुलाम सी उसे होता है, उसे हम कुलाम कहते हैं, COLOUMB। इसे इसका जो होता है और इसका जो एक तरह से साइन होता है वो सी होता है। ये क्या है, ये इसका SI यूनिट है। ओके, क्या है ये, इसका SI यूनिट है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, इन दोनों की चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो प्रोटॉन होता है इसका भी चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये चार्ज की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा प्रोटॉन का एक तरह से हम कहते हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। अब मान लो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? जैसा -1 और +1 क्या होते हैं, -1 और +1 क्या होते हैं, 0 होते हैं। -2 + 2 क्या होते हैं, 0 होते हैं। -3 + 3 क्या होते हैं, 0 होते हैं। -100 + 100 क्या होते हैं, 0 होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 2-3 चीज़ें हमें और आपको बतानी है, वो होती हैं फिर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, जो चार्ज होता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या है कि चार्जेस को क्या है, हम जोड़ सकते हैं। जैसे सम करना होता है, -1 को जोड़ा +1 में, -2 अगर +1 2 3, तो एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना। चार्जेस क्या है, चार्जेस को ऐड किया जा सकता है। अगर मान लो एक सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम में 3-4 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। सही है। अब ये नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अगर मुझसे पूछा जाए कि Q सिस्टम कितना होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो कितना होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, Q सिस्टम क्या होगा, वो होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ओके, मतलब चार्जेस को क्या ही तरह से जोड़ा जा सकता है। अगर मान लो एक सिस्टम में जिसमें Q1 से लेके Qn, मतलब n का क्या है कि n की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 100 भी हो सकता है, यहाँ पे 1000 भी हो सकता है, मतलब 1 से लेके 100 भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो अगर मान लो मुझे Q सिस्टम फाइंड करना है तो वो होगा Q1 + Q2 + Q3 Qn। तो जो सिस्टम का चार्ज होता है वो क्या होता है, वो ये होता है आपका एडिटिव होता है। हम सिस्टम के चार्ज को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है खाली। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, कि कितना चार्ज है, इसकी मात्रा होती है, मतलब अमाउंट, चार्ज की अमाउंट होती है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन मतलब कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास होता है आपका, मतलब आपकी बॉडी का अगर मास हो तो मान लो 10 kg है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में 10 kg कंटेंट है। अगर मैं कभी आपने ये देखा कि -10 किसी की बॉडी का क्या हो, -10 kg हो, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मास होता है ना, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास की क्या नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बता रहे हैं कि -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम, वो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसकी कोई दिशा नहीं है। मान लो जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी और स्पीड में भी सेम ही यही फ़र्क है कि स्पीड जो होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती? उसमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी आप देखेंगे तो वेलोसिटी में हमेशा ये होगा कि 10⁻⁻ मीटर/सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, या फिर टुवर्ड साउथ ईस्ट। तो मतलब उसकी एक डायरेक्शन दिखाएगा वो, जो भी आपको कहीं पे लिखा हुआ होगा। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। दूसरी आ जाती है कि चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। क्या होता है? चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। अगर किसी भी सिस्टम का कुछ चार्ज है तो ये क्या रहेगा? अच्छा, किसी भी सिस्टम का चार्ज, कोई भी जो सिस्टम है ना,
ये हम पूरे एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम है उसका चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब इस पूरे सिस्टम का चार्ज ना ही नीदर क्रिएटेड, इसे ना हम किसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसके चार्ज को हम किसी तरह से डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप जैसे हमने कल ग्लास रॉड को रब करा था 2 दिन, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि हमने जब ग्लास रॉड को रब करा था तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो वो ऐसा कोई है कि अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज हो गई? हमने जब उसे वूल से रब करा तो ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और उस पर जो चार्ज बना, और वो इलेक्ट्रॉन्स लूज होके कहाँ पे गए? वो गए वूल या सिल्क के पास। तो जितना चार्ज उसकी बॉडी पे क्रिएट हुआ, ग्लास की बॉडी पे क्रिएट हुआ, उतना ही चार्ज नेगेटिव में वो किस पे क्रिएट हुआ? वूल पे या फिर सिल्क पे। लेकिन अगर पूरी बॉडी का, अगर मान लो ये ग्लास रॉड थी नॉर्मल, ये हम मैं पहला केस बता रहा हूँ, और ये आपका वूल या फिर सिल्क का कपड़ा था, इसे एक तरह से क्या है, ये एक सिस्टम है। अब इस पर भी देखो आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका चार्ज क्या है? 0 है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को रब करा तो इस पर चार्ज क्रिएट हुआ, है ना, और इस पर जितना चार्ज क्रिएट हुआ उतना इस पर चार्ज क्रिएट हुआ। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 पॉजिटिव दिखाए ना, यहाँ पे 4 नेगेटिव। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सिस्टम का चार्ज क्या रहा? सिस्टम का चार्ज क्या रहा? 0 ही तो रहा। ऐसा कोई है कि सिस्टम का चार्ज बदल गया? हम एक तरह से सिस्टम की बात करते हैं, आपको कभी कभार दिखाई नहीं देगा, लेकिन होता यही है कि जो फिजिक्स में ज़्यादा सब चीज़ें क्या होती हैं? सिस्टम में होती हैं। एक्सेलरेशन हो गया, आपका कोई पोटेंशियल हो गया, फोर्स हो गया, इन सब का एक सिस्टम होता है। ओके, तो चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेचर में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करे जा सकते हैं। कैसे? कभी कभार नेचर पता है क्या करता है कि न्यूट्रॉन होता है, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को तोड़ के क्या करेगा? न्यूट्रॉन ब्रेक्स डाउन, न्यूट्रॉन का क्या होता है? ब्रेक्स डाउन, और तोड़ के क्या बनाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे कि ये तो चार्जेस क्रिएट हो गए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे सिस्टम की बात करेंगे। तो एक पूरा सा एक बड़ा सा एक सिस्टम था, इसमें मान लो एक न्यूट्रॉन था। ओके, अब न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। ओके, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन चार्ज इक्वल्स 0, न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है। तो इस सिस्टम का चार्ज क्या होगा? सिस्टम का चार्ज क्या होगा? ये भी 0 होगा क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो है। अब इस सिस्टम ने क्या करा कि तोड़ के एक प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। अब बताओ कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये फिर से भी तो 0 ही तो आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये भी क्या आ रहा है? सिस्टम का चार्ज अब भी क्या आ रहा है? सिस्टम का चार्ज अब भी 0 ही रहा। तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर नेचर ने भी चार्ज को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करा, तो सिस्टम का न्यूट्रॉन को तोड़ा, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 था। ओके, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 था, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ठीक है। अब तीसरी आपकी प्रॉपर्टी आती है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म होती है Q इक्वल्स एनी। ओके, अब ये Q क्या है? Q है चार्ज, चार्ज की अमाउंट। E क्या है? E है Q क्या है? Q है चार्ज की अमाउंट कितनी होगी। E क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड। अच्छा, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का क्या होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो ये ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसको हमने एक तरह से किससे डिनोट करते हैं? खाली E से डिनोट करते हैं। ओके, इसे हम E से डोनेट करते हैं। अब मान लो अब मुझे इलेक्ट्रॉन का लिखना है तो मैं डायरेक्ट खाली ये कर दूंगा कि -E कर दूंगा। क्यों? E की वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मुझे प्रोटॉन को दिखाना है तो मैं इसे +E कर दूंगा। ओके, तो अगर कभी -E +E, तो E का मतलब क्या है? E होता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज या मैग्नीट्यूड है ना, इसकी मतलब E का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब N क्या होता है? N होता है आपका इंटीजर। N क्या होता है आपका? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूरी वैल्यू होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये एक तरह से पूरी पूरी वैल्यू है। इंटीजर का मतलब होता है कि होल नंबर होगा, एक तरह से पूरा का पूरा नंबर होगा, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेसिमल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा 1.2, 3/2, 11/11, 1/10 या फिर 1.5, 2.5, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। इंटीजर का मतलब क्या है, ये होगा 1, 2, 100, 99, 300 या फिर 330, 9999 ऐसे करके होगा। ये पूरे पूरे नंबर्स हैं। और इंटीजर का मतलब एक ये भी होता है कि ये सब चीज़ें -1, -2, -3, -4, -5, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर क्या होता है, ये जो n की वैल्यू है ना, n मतलब कि n एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 या फिर अप टू दी इन्फिनिटी हो सकती है, +1, +2, +3, +4, +5 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। तो n की जो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, n की वैल्यू रेंज करती है -1 से लेकर -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, ∞ तक। और n की वैल्यू क्या भी हो सकती है, +1, +2, +3 से लेकर +∞ तक। तो n की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से +∞ से लेके -∞ तक होगी, लेकिन क्या होगा, पूरा होल नंबर होगा, नो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं होगा। n की एक तरह से पूरी की पूरी एक अमाउंट होगी, 1, 2, 3, 4, ओके। तो n जो q होता है, q इक्वल्स एन ई। क्या होता है, q इक्वल्स एन ई। ई क्या होता है, ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। q क्या हो गया, q हो गया कि चार्ज हम अब किसी बॉडी पे आगे चल के क्वेश्चन आएंगे। और n क्या हो गया, n हो गया इंटीजर। तो n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, n आपका डेसिमल में नहीं हो सकता, n आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ओके। तो यही 3 प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की जो अब हमने आपको पढ़ा दी हैं, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक्स और आने लगेंगे, जैसा आपका हो गया को आपका अलग अलग टॉपिक्स आपको आगे आने लगेंगे। एंड इसकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको टॉपिक्स होंगे जैसे कूलम्स लॉ, कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, उसमें अगर 2 चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। चार्ज एक होता है एडिटिव, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं किसके, सिस्टम के चार्ज को। चार्ज होता है कंजर्व्ड, ना चार्ज क्रिएट करा जा सकता है ना चार्ज डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। सिस्टम का चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगर मान लो कि एक सिस्टम है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को हमने तोड़ के क्या बनाया है, न्यूट्रॉन को तोड़ के हमने एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बनाया। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या था, 0 था, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का प्लस -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिस्टम का चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। अगर किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज ट्रांसफर होगा या किसी भी बॉडी से चार्ज लॉस्ट होगा, वो किस हिसाब से लॉस्ट होगा, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे n क्या होगी, मल्टीपल, असल में इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीपल का है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का है। n क्या हो गया, n हो गया इंटीजर, -1, -2, -3, -100, -1000, या फिर पॉजिटिव +1, +2, +3, +4 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर हो सकता है। क्या क्या नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। और ई क्या होता है, ई मैंने जैसे आपको बताया कि अगर खाली ई लिखा हुआ है तो वो एक चार्ज है, प्लस मतलब ना उसमें माइनस है ना उसमें प्लस है। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, और अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसके आगे प्लस लग जाएगा, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। एंड हम अगली क्लास में मिलेंगे, ओके। थैंक यू।